हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निकित सुजान, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर। तो भाई जैसा हमने पिछले लेक्चर में फेशियल नर्व पार्ट 1 कवर कर दी थी, जो उसका फेशियल नर्व अप्लाइड वाला है वो अगले लेक्चर में आ जाएगा आपका। आज हम एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, जनरल एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि जो हेड एंड नेक में उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे थायरॉइड ग्लैंड का डेवलपमेंट, फेरेंजियल आर्चेस, टंग का डेवलपमेंट। तो वो सब भी हम हेड एंड नेक के अंडर ही देखने वाले हैं, पर उसके लिए हमको जनरल एम्ब्रियो आना ज़रूरी है। जैसे एनआर्ट से पहले हम जनरल एनआर्ट ज़रूर पढ़ते हैं, ताकि हमको टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह सबके बारे में पता हो कि ओरिजिन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, वो सब। तो वैसे हमको एम्ब्रियो से पहले जनरल एम्ब्रियो जानना ज़रूरी है। तो वैसे जनरल एम्ब्रियो के हमारे 2 लेक्चर्स होंगे एंड इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। अगर आपने जनरल एम्ब्रियो अच्छे से समझी तो सिस्टमिक एम्ब्रियो कुछ नहीं होगा, सारे टर्म्स वहाँ पे बस एक्सटेंडेड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब भाई ये थोड़े से क्लिनिकल केसेस हैं जो हम लेक्चर के एंड में उससे ओरिएंट हो जाएंगे। ये एच मोल प्रेगनेंसी का क्लिनिकल केस है, ये भी एच मोल प्रेगनेंसी का क्लिनिकल केस है। यूएसजी है एक्चुअली, ये यूएसजी स्कैन है उसका, एंड दिस इज़ ऑल्सो यूएसजी। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं जनरल एम्ब्रियो से। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल एम्ब्रियो की टर्मिनोलॉजी से ओरिएंट हो जाते हैं, जो हमको बहुत सारी फ्रीक्वेंटली टर्मिनोलॉजीज हमको सुनने को मिलती हैं। टर्मिनोलॉजीज अब गाइस ये एक बेसिक सा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब गाइस ये मैंने क्या बनाया, अगर आपको याद हो, आपने अपर लिम्ब में डर्माटोन्स वगैरह पढ़ा होगा, तो डर्माटोन्स में भी कुछ इसी टाइप का डायग्राम होता था। वहाँ पे अगर आपको याद हो तो इस टाइप के डर्माटोन्स होते थे, फिर उसका हम रिवॉल्व करते थे उनको, तो बीच में ऐसा आ जाता था, फिर हम फर्दर डर्माटोन्स में डिवाइड करते थे। तो वैसा ही कुछ ये एक डायग्राम है। ठीक है, अब इस डायग्राम से मैं क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है क्या, ये हमारा अपर लिम्ब है और ये हमारा लोअर लिम्ब है। ठीक है, अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, और ये हमारा हेड है। तो गाइस जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बॉर्डर बन रहे हैं, एक ये बॉर्डर बन रहा है और एक ये बॉर्डर बन रहा है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ये वाला बॉर्डर बन रहा है और ये वाला बॉर्डर बन रहा है, दोनों में सेम है। अब गाइस ये अगर आप बॉर्डर देखिए, ये जो बन रहा है ये है ना हेड के, मतलब हेड के तरफ है बॉर्डर, और ये बॉर्डर हेड से दूर है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं क्रेनियल एंड कॉर्डल बॉर्डर। तो जो बॉर्डर हेड की तरफ होता है उसको क्रेनियल बॉर्डर बोलते हैं, और जो बॉर्डर हेड से दूर होता है उसको कॉर्डल बॉर्डर बोलते हैं। और यहाँ पे भी सेम है, ये हेड की तरफ है तो उसको क्रेनियल बॉर्डर बोल देंगे, और ये हेड से दूर है तो कॉर्डल बॉर्डर बोल देंगे इसको। इनका नाम लिख देते हैं, ये हमारा क्रेनियल बॉर्डर और ये है हमारा कॉर्डल बॉर्डर। अब गाइस एक और टर्मिनोलॉजी, अगर आपने अपर लिम्ब में पढ़ा हो सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन के बारे में, तो आप लोग को याद होगा हम सिफेलिक वेन को प्री एक्सियल वेन भी बोलते हैं, पोस्ट एक्सियल वेन भी बोलते हैं। किस बेसिस पे बोलते हैं वहाँ पे हमने रट लेते हैं हम लोग। अब उसका एक्चुअल मतलब यहाँ पे पता चलेगा, एम्ब्रियो में उसका मतलब छुपा है। क्रेनियल बॉर्डर का दूसरा नाम है प्री एक्सियल बॉर्डर। प्री एक्सियल बॉर्डर, इसी का दूसरा नाम है प्री एक्सियल बॉर्डर। ऑफकोर्स इसका आप ऑलरेडी अज्यूम कर लेंगे, इसको बोलते हैं पोस्ट एक्सियल बॉर्डर। पोस्ट एक्सियल बॉर्डर सेम यहाँ पे भी यही है। दिस इज आर अपर लोअर लिम्ब में भी सेम है, क्रेनियल बॉर्डर, एंड दिस इज अ कॉर्डल बॉर्डर। हम एक्चुअली इन टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ केवल एम्ब्रियो में करते हैं, जब हम सिस्टमिक, मतलब जब हम मेन हमारी एनआर्ट पढ़ते तो एनआर्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे हम इन टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ ज़्यादातर नहीं करते हैं, पर वाइल स्टडिंग एम्ब्रियोलॉजी हम इनको बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है, क्रेनियल किसको बोलते हैं, कॉर्डल किसको बोलते हैं। ठीक है, अब भाई 2 ऐसे टर्म्स है जो बहुत कंफ्यूज करते हैं लोगों को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड अ फीटस। ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, हम कभी कभी एम्ब्रियो फीटस को साइमल्टेनियसली सेम यूज़ कर लेते हैं, एक्चुअल में अलग होते हैं। आगे जाके लोग एम्ब्रियो फीटस को एक ही बोलने लग जाते हैं, पर फ़र्क होता है उनमें। तो व्हाट इज़ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक वो स्ट्रक्चर है जो जब फर्टिलाइजेशन हुआ
फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब ओवम और स्पर्म मिला, से लेकर 8th वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन तक, 8th वीक तक जो भी स्ट्रक्चर बनता है, इस ड्यूरेशन में जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन से लेकर 8th वीक तक में जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ अ फीटस? जो 9th वीक से जो स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है उसको हम फीटस बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सो आफ्टर 9th वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब फीटस हम वो बोलते हैं जो 9th वीक के बाद जो भी हमारा बेबी है उसमें जितनी भी ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन, जो भी उसमें फ़र्क आ रहा है वो सब 9th वीक के बाद उसको फीटस कहेंगे, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि हाँ फीटस में ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन के चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, उसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, पर 8th वीक तक हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क रहता है एम्ब्रियो और फीटस के अंदर, ठीक है। अब भाई हमारी जो एम्ब्रियोलॉजी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो जो हम पढ़ रहे हैं जनरल एम्ब्रियो, और एक है सिस्टमिक एम्ब्रियो, और जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, मतलब कैसे कैसे ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियाज, डेवलपमेंट ऑफ स्टमक हम पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ किडनीज हम पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड नेक पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फेस पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ थायराइड पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ टंग पढ़ेंगे, आर्चिस ऑफ एओर्टा, हार्ट डेवलपमेंट, ये सब हमारा पार्ट है सिस्टमिक एम्ब्रियो का। तो ये थोड़ी बड़ी रहने वाली है, ये छोटी सी है, पर कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है जनरल एम्ब्रियो। और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, मेनली प्रिमिटिव स्टिक वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं। नीट पीजी में भी यहाँ पे नीट आज के लेक्चर में नीट पीजी से 2 से 3 एमसीक्यू आए हुए हैं, फैक्चुअल बेसिस पे आए हुए हैं जनरल एम्ब्रियो से। आज के लेक्चर में भी 2 से 3 एमसीक्यू हैं जो नीट पीजी में आए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं मेन जो आज का टारगेट है हमारा। गाइस ये है हमारा यूट्रस, अब समझ गए होगे, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब, और ये यहाँ से फेम्ब्री होते हैं, जो हमने क्लास 12 एनसीईआरटी में जो डायग्राम पढ़ते हैं वही वाला है, ठीक है। शुरू करते हैं। ये है हमारा ओवम, ठीक है, ये हमारा ओवम है। इनिशियली अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ओवम को सराउंड करती है एक लेयर जिसको ग्लाइकोप्रोटीनिशियस लेयर होती है, जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा, ठीक है। यहाँ पे आके एट दिस पॉइंट, ये हमारा इनिशियल स्टेज ऑफ ओवम है, यहाँ पे आके हमारा स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करता है हमारे ओवम से। अब पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि विच इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, विच इज़ द साइट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, जो एनसीईआरटी में होता था, थ्योरी में कुछ और लिखा रहता था, समरी में कुछ और लिखा रहता था। थ्योरी में लिखा रहता था कि एम्पुला में होता है भैया फर्टिलाइजेशन, और समरी में लिखा रहता है कि एम्पुलो स्टिमेटिक जंक्शन में होता है, तो समरी राइट होती थी। यहाँ पे भी एमबीबीएस लेवल पे हमको जो चीज़ हमने देखी है, समझी है, दैट इज़ कि फर्टिलाइजेशन की जो साइट है दैट इज़ एम्पुलो स्टिमेटिक जंक्शन। आपको यही याद रखना है। अभी आप एनसीईआरटी वाला भूल जाइए, ठीक है। जो एम्पुला वहाँ लिखा रहता था थ्योरी के अंदर, हमको एम्पुलो स्टिमेटिक जंक्शन बोलना है, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू आ गया यहाँ से, ये दिखेगा ही आपको एमसीक्यू, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये स्पर्म है, ये है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ZP। मैं इसको अभी ZP के शॉर्ट फॉर्म से यूज़ करूँगा, ZP। और ये कौन सा हमारा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन।
साइट क्या है? एम्पिलोस्टोमेटिक जंक्शन। एम्पिलोस्टोमेटिक जंक्शन, फर्स्ट एमसीक्यू ये रहा आपका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है, ये हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है। अब फर्दर हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है, शुरू होता है डिवाइड होना। क्या होता है? डिवाइड होना शुरू करता है। तो अब हम इसको बोलेंगे जाइगोट। ये हमारा न्यूक्लियस हुआ डिवाइड होना शुरू, दो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये है हमारा डे 1, फर्टिलाइजेशन हमारा हुआ डे 1। आई मीन डे वन क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसका इंपॉर्टेंस आपको बाद में पता चलेगा। ये हमारी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। तो इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये हमारा है जाइगोट। अब भाई ये जो है ये है हमारी जोना पेलुसिडा, ZP। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहली बात तो ये कि दिस लेयर प्रिवेंट्स फ्रॉम एक्टोपिक या फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रिवेंट फ्रॉम पॉलीस्पर्मिया, मतलब एक ही स्पर्म को फ्यूज़ होने दिया जाता है। तो इसके दो हैं कि एक तो ये प्रिवेंट फ्रॉम द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर उसका दूसरा नाम है ट्यूबल प्रेगनेंसी। इसका भी हम अप्लाइड देखने वाले हैं। एंड एक ये है कि ये प्रिवेंट फ्रॉम पॉलीस्पर्मिया करता है। दूसरा एक और पॉइंट है कि ये ट्रांसड्यूसेंट फोल्ड है एक, दिस इज़ अ ट्रांसड्यूसेंट फोल्ड, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ये MCQ आया हुआ है, ये MCQ है, ये भी MCQ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस हमारा भी जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट क्या करेगा? क्लीवेज होगा यहाँ पे, वही जो हमने डेफिनेशन NCERT में पढ़ रखी थी क्लीवेज की, डिवीजन माइटोटिक, मतलब रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। तो यहाँ पे भी क्या होगा? डिवीजन होगा। तो हम लिख देते क्लीवेज। ठीक है। अब गाइस फॉर्म होता है मॉरुला। ये गाइस अभी हमारा फॉर्म हो चुका है मॉरुला। इसको दूसरा में मलबरी शेप भी बोलते हैं। मॉरुला मतलब मलबरी शेप का एक चीज़ होती है। ये हमारा बन चुका है। अभी तक इसने यूट्रस में एंट्री नहीं लिया। अभी तक ये जो खेल पूरा चल रहा है, ये पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब में चल रहा है। और आपको याद होगा मॉरुला कितने सेल्स का होता है? 16 सेल्स। क्या शेप मैंने आपको बताया? मलबरी। ठीक है। ये हमारा यहाँ तक प्रोसेस हो चुका है। अभी ये सब चल रहा है हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब ये एंट्री मारता है यूट्रस में। अब थोड़ा सा साइज बढ़ेगा इसका।
अब भाई यहाँ पे क्या होता है, अब हमारे जो सेल्स है वो दो में डिवाइड हो जाते हैं, आउटर सेल एंड इनर सेल। आउटर सेल मास एंड इनर सेल मास में डिवाइड हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये अब इसमें प्रोसीड करता है हमारा, ठीक है। अब ये जो है ये है हमारा, एक सेकेंड, ये है हमारा एडवांस मॉरुला, या फिर लेट हम मतलब एडवांस मॉरुला भी बोलते हैं, लेट मॉरुला भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। एक तो ये आउटर सेल मास और ये अंदर जो मैंने बना रखा दैट इज इनर सेल मास। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, OCA मतलब मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में आउटर सेल मास और इनर सेल मास में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अभी कोई कैविटी नहीं बनी है, ठीक है। एक बात और, अब काम का चल रहा है, यूट्रस पे चल रहा है, इसने एंट्री कब मारी, क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन MCQ, डे 4 पे जो हमारा ये है, जो हमारा जाइगोट है, जो मॉरुला है वो फर्दर एडवांस मॉरुला में कन्वर्ट हो जाता है और वो तब यूट्रस में एंट्री मारते हैं। तो इसने डे 4 के अंदर हमारे यूट्रस में एंट्री मार ली है, ठीक है। अब होता है अगला लास्ट स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट। अब गाइस एक चीज़ और होती है, अभी तक आप देख रहे हैं मैं अभी तक जोना पेलिसिडा बना रहा हूँ, ठीक है। ये भी जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा। अब होती है जोनल हैचिंग, जोना पेलिसिडा लेयर अब ख़त्म हो जाती है। जोनल हैचिंग, ठीक है। जोनल हैचिंग का क्या मतलब हुआ, हमारी जो जोना पेलिसिडा है वो ख़त्म हो चुकी है। डॉटेड बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं पोस्टीरियर, इसका मतलब ये है कि ख़त्म हो चुकी है, डीजनरेट हो चुकी है। अब क्या होता है, एक और गाइस, अब कंसेप्ट समझिएगा। अब इसने क्या यूट्रस में एंट्री मार दी है। अब जैसे ये थोड़ा और नीचे डिसेंड करता है, अब क्या करता है, हमारा यूट्रस के अंदर क्या होता है, यूट्राइन फ्लूइड होता है। ऑफकोर्स जैसे हमने पेरी जब हम एब्डोमेन पढ़ते हैं वहाँ पे पेरिटोनियल फ्लूइड पढ़ते हैं, लंग्स के अंदर प्लूरल फ्लूइड वगैरह पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी यूट्राइन फ्लूइड होता है। अब क्या करता है, सेल्स में स्पेसेस होती हैं ऑफकोर्स, तो अब यहाँ से ना हमारा यूट्राइन फ्लूइड एंट्री मारता है, और यूट्राइन फ्लूइड एंट्री ऐसे एंट्री मारता है कि वो जो है वो हमारे आउटर सेल्स को यहाँ कंसंट्रेट कर देता है बाहर, और हमारे इनर सेल मास को इधर 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 मतलब धकेल देता है, पुश मार देता है। तो यहाँ पे क्या होती है, सारे इनर सेल्स को धक्का मारे तो यहाँ पे कैविटी बन जाती है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट एक कैविटी है, ठीक है। ब्लास्टोसील बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट तो सेल का नाम है। ब्लास्टोसील एक कैविटी बन जाती है यहाँ पे। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होता है, ब्लास्टोसील होती है, ठीक है। तो ऐसे हमारी यूट्राइन फ्लूइड ने एंट्री मारी, उसने सेल्स को धक्का मार दिया और यहाँ पे एक स्पेस बना दी, देखिए ब्लास्टोसील, इसका भी इंपॉर्टेंस है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो हम बना देते हैं। ये हमारा आउटर सेल मास, ये हमारा इनर सेल मास, गाइस ये डायग्राम, ये डायग्राम भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया इनर सेल मास, ठीक है। एक और बात गाइस, अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वीक, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियो, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वीक में सिंपल सी हमको चीज़ अभी हमने देख ली। हमको क्या देखने को मिलता है, एक तो फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, और एक चीज़ आगे जाके, अब ये बन गया पूरा ब्लास्टोसिस्ट, अब ये जाके कर जाएगा इम्प्लांट, ये इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए मैंने अब जाके मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, तभी जाके आप समझ पाए कि हमको फर्टिलाइजेशन देखने को मिली और इम्प्लांटेशन देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिला फर्स्ट वीक में, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है।
तो ये हमारा, एक मिनट, ब्लास्टोसिस्ट, ये हमारी कैविटी बन गई। ब्लास्टोसील, ठीक है। और ये तो क्या आप जानते ही हैं, OCM, आउटर सेल मास, और ये जो बना के रखा है मैंने लाइट ग्रीन से, ICM, इनर सेल मास, ठीक है। तो ये यहाँ से होता है, ये हमारा फर्स्ट वीक है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वीक का पूरा पूरा कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ हम थोड़ी सी फैक्चुअल बातें कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बना लीजिए कि ये हमारा यूट्राइन फ्लूइड यहाँ एंट्री मार रहा है, यूट्राइन फ्लूइड, ठीक है। उसी ने यहाँ पे पुश किया है। ये अब अपनी थ्योरी में लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे तो, ठीक है। एक बात और, अब थोड़ी सी फैक्चुअल बातें हैं। एक पॉइंट तो यहाँ पे आपने देख लिया, ये आपने नोट कर, डे 4 पे यूट्रस में एंट्री मारते हैं। अब एक बात और, डे 6 पे, डे 6 इज नोन एज द डे ऑफ इम्प्लांटेशन। 6th डे पे ये इम्प्लांट होता है, डे ऑफ इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन की भी साइट होती है, ठीक है। इसकी साइट कौन सी हो गई भैया? साइट है हमारी पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी एंड फंडस। अगेन MCQ पॉइंट, ये भी MCQ है एंड डे 6 भी MCQ है, ठीक है। ये आ गया हमारा MCQ। अब हमारा ये जो पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन है ख़त्म कब होता है? 10th डे पे हमारा फर्स्ट वीक ख़त्म होता है एक्चुअली, इम्प्लांटेशन फिनिशेस। ठीक है, 10th डे पे हमारा इम्प्लांटेशन होता है फिनिश, ठीक है। ओके, अब एक और बात गाइस, यहाँ पे एक और MCQ आता है जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है। आपको जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसके आखिरी में आपको वो ये MCQ दिख ही जाएगा कि किस टाइप का यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट का। बहुत सारे टाइप के इम्प्लांटेशन होते हैं, अभी हमको टाइप्स पे नहीं जाना, वो गायनी का पार्ट है। जो हमको अभी याद रखना है कि नॉर्मल इम्प्लांटेशन जो हमारा हो रहा है वो किस टाइप का, दैट इज़ इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, या फिर उसको एक और बोलते हैं कंप्लीट इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। किस टाइप का इम्प्लांटेशन हो रहा है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन या फिर कंप्लीट। कंप्लीट इम्प्लांटेशन बहुत कॉमन MCQ है, ठीक है। स्टार भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वीक था, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जेस्टेशन वगैरह, ठीक है। अब हम देखते हैं गाइस सेकेंड वीक, ठीक है। अप्लाइड साथ में देख लेंगे सारे, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का अप्लाइड में साथ में लिखा दूंगा, ठीक है। गाइस यहाँ पे हमको जो सेकेंड वीक है इसको हम बोलते हैं वीक ऑफ बाइलेमिनार डिस्क फॉर्मेशन। बाइलेमिनार डिस्क फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमको बाइलेमिनार बोल रहे हैं, मतलब कुछ दो चीज़ का होगा। कौन कौन सी दो चीज़ होती है? एक तो हमारी होती है
एपीब्लास्ट प्लस हायोब्लास्ट प्लस हमारा एम्ब्रियो होता है, ठीक है। एपीब्लास्ट अभी क्या है वो भी बताता हूँ मैं आपको, एपीब्लास्ट, हायोब्लास्ट एंड हमारा एम्ब्रियो। अब बाइलेमिनार, अब याद रख सकते 2 से तो बाइलेमिनार है। वीक 3 को हम बोलेंगे ट्राइलेमिनार डिस्क फॉर्मेशन, ट्राइलेमिनार, वीक ऑफ ट्राइलेमिनार डिस्क फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहा एमसीक्यू आपका, ये भी एमसीक्यू है, ठीक है। अब गाइज ये वाला डायग्राम, इसी से हम आगे शुरुआत करेंगे। वीक मतलब इंटरलिंक्ड है सारे, वीक 1 से वीक 2 पे जा रहे हैं, तो यही डायग्राम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन सेम रखिएगा गाइस। ठीक है, अब ये क्या है पहले वो बता देता हूँ आपको। ये है हमारा आउटर सेल मास। अब आउटर सेल मास को हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, किताबों में देखेंगे, जिसको हम बोले ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट कोई और चीज़ नहीं है, वो आउटर सेल मास ही है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये जो है हमारा इनर सेल मास, ठीक है। अभी हमको ये इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या नाम है, ये वाले की ज़रूरत नहीं है, तो हमने ये नहीं बनाया, ठीक है। अभी हमको केवल इन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, ये रेड वाला और इसके लिए, ठीक है। तो ये है हमारा मेन, जो हम जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट हमने छोड़ा था, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है हमारा, ये तो अब मैंने आपको बता दिया था। ये हमारी कौन सी कैविटी है, ब्लास्टोसील। तो इसको आगे एक्सटेंड करते हैं हम, और डिवीज़न होगा यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और, मैं एक चीज़ भूल गया यहाँ पे ना गाइस, एक लेयर का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो जाता है, दैट इज़ हमारी हायोब्लास्ट। हायोब्लास्ट का दैट इज़ अ प्रिमिटिव एंडोडर्म। Again an MCQ point. The first germ layer to be formed. ठीक है, कौन सी हमारी, हायोब्लास्ट। हायोब्लास्ट, ठीक है। ये हमारी हायोब्लास्ट लेयर। अब गाइस ये जो हमारे इनर सेल मास है, अब ये होंगे ख़त्म, ये सारे ख़त्म होंगे और एक छोटी सी पतली सी सेल की लेयर बनाने में हेल्प करेंगे, दैट इज़ हमारी एम्नियोजेनिक सेल लेयर। ये हमारी बन गई एम्ब्रियोजेनिक सेल लेयर। अब गाइस हमारी हायोब्लास्ट सेल के ऊपर, जिस उसके ऊपर एक टॉल कॉलमनार लेयर बनती है, दैट इज़ हमारा एपीब्लास्ट। और देख रहे कॉलमनार सेल्स टाइप बन रहे हैं।
ठीक है, ये बन गई। अब इसके नीचे ये एरिया में यहाँ पे भी हमारी एक सेल की लेयर फॉर्म होती है, ठीक है, जो इससे डिराइव होगी, ठीक है, इससे डिराइव हो रही है, ठीक है। अब वो मैं डेरिवेशन बताता हूँ किसका किससे डेरिवेशन है। एक्चुअली गाइस एक बात याद रखिएगा, एम्ब्रियोलॉजी में आपको ये चीज़ याद रखनी है कौन सी चीज़ किससे डिराइव हो रही है। ये जो होता है ये प्राइमरी बेसिक चीज़ होती है जो एम्ब्रियो में आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किससे डिराइव हो रही है। हमको पता होना चाहिए कि भैया कौन सी चीज़ प्लैंक्टन से डिराइव हो रही है, कौन सी सोमैटोफ्लोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डिराइव हो रही है, कौन सी किस सोमाइट से डिराइव हो रही है। ये सब जो चीज़ें हैं जो हम आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे, जब हम थायरॉइड ग्लैंड पढ़ेंगे, थायरोग्लॉसल डक्ट पढ़ेंगे, कैसे वो आगे डिवाइड हो रहे हैं वो पढ़ेंगे, टंग कौन कौन से सोमाइट से फॉर्मेशन होकर बढ़ रहा है। तो गाइस वो सब जो चीज़ें आपको एम्ब्रियो में ये आना चाहिए कि कौन सी चीज़ किससे डिराइव हो रही है, क्योंकि वहीं से एमसीक्यू पॉइंट उठ के आते हैं। कौन सा एक्टोडर्मल ओरिजिन है, कौन सा एंडोडर्मल ओरिजिन। जब हम किडनी पढ़ेंगे वहाँ पे मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, ये सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगी कौन सी चीज़ किससे डिराइव होती है। ये वहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं, सीधी बात है। तो ये बात आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारी आती है एक और सेल की लेयर, हॉर्सनर्स मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, हॉर्सनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनकी लेवलिंग कर देते हैं हम एक बार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस हमारी दो कैविटी बन चुकी है, दो कैविटी बन चुकी है यहाँ पे। ये हमारी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, ये हमारी एमनियोटिक कैविटी है, ये हमारा है प्रिमिटिव योक सैक। दो कैविटी बन चुकी है, इनका बहुत रोल है। ये प्रिमिटिव योक सैक फर्दर हम जीआईटी में ऑर्गन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वो बहुत इसका रोल आता है। मेकस डायवर्टिकुलम पढ़ेंगे, मेकस डायवर्टिकुलम में इसका बहुत रोल है। अप्लाइड है मेकस डायवर्टिकुलम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिसिन में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लेवलिंग करते हैं। ये तो क्या है, ये जानते हैं आउटर सेल मास, ठीक है, आउटर सेलुलर मास। ये क्या है हमारी, ये हमारे एम्नियोजेनिक सेल, एम्नियोजेनिक सेल। ये क्या है हमारा एपीब्लास्ट। ये है हमारा हायोब्लास्ट सेल मेम्ब्रेन, एपीब्लास्ट सेल मेम्ब्रेन, हायोब्लास्ट सेल मेम्ब्रेन, एम्नियोजेनिक सेल लेयर, हायोब्लास्ट, ठीक है। ये क्या मैंने आपको बताया, हॉर्सनर्स मेम्ब्रेन। नाम याद रखिएगा गाइस। अब एक बात देखिएगा यहाँ पे, क्या ये हमारा इनर सेल मास था। तो ये जो चीज़ है, और ये तो ऑलरेडी बन चुकी थी, ठीक है। अब गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए ये हमारा पूरा इनर सेल मास है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो अपनी लेयर है एम्नियोजेनिक सेल लेयर, और ये हमारा जो एपीब्लास्ट है, क्या ये दोनों इनर सेल मास के डेरिवेटिव्स है, क्योंकि इसी से मैंने आपको बताया था ये डीजनरेट होकर एक सेल मेम्ब्रेन की लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये तो दोनों चीज़ें हैं, क्या ये इनर सेल मास का डेरिवेशन है। हाँ बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। तो एक तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि जो हमारा एम्नियोजेनिक सेल है, सेल लेयर है, और हमारा जो एपीब्लास्ट है, ये होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम इनर सेल मास। और डिटेलिंग में जा रहे हैं अपन। अभी तो बेसिक बताया, ठीक है। अब एक बात और, अब सुनिएगा, जो हमारी एपीब्लास्ट है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव एक्टोडर्म, प्रिमिटिव एक्टोडर्म, ठीक है। अब गाइस एक बात और, ये जो हमारी ये वाली पूरी सेल लेयर है ये हमारा डिराइव हो रही है एपीब्लास्ट सेल से। ये क्या बात हो गई, आपने अभी बोला कि ये डिराइव फ्रॉम इनर सेल मास है। अरे क्या एपीब्लास्ट इनर सेल मास से डिराइव हो रही है?
और क्या इसी से हमारे एम्नियोजेनिक सेल लेयर डिराइव हो रही है, तो क्या बोल नहीं सकता इनडायरेक्टली इसी से डिराइव हो रही है। बात तो वही हो गई ना, सीधी बात है। बात को उस टाइप से बोला जाए, इस टाइप से बोला जाए, बात तो वही है। ठीक है, तो ये हमारे एपीब्लास्ट की मतलब एपीब्लास्ट से हमारे डिराइव होते हैं एम्नियोजेनिक सेल। ठीक है, क्योंकि आप देखें यहीं से फर्दर कंटिन्यूएशन हो रहा है हमारे सेल का, ये हमारा पूरा फर्दर कंटिन्यूएशन हो रहा है, यहीं से हो रहा है। यही बात यहाँ पे हो जाएगी, हमारे हायोब्लास्ट सेल से ये पूरी लेयर कंटिन्यू हो रही है। कौन सी? हॉर्सनस मेम्ब्रेन। तो हॉर्सनस मेम्ब्रेन किसका डेरिवेशन है? हायोब्लास्ट सेल का। सीधी बात है, हायोब्लास्ट क्या? प्रिमिटिव एंडोडर्म। ठीक है, तो ये बोलना सही रहेगा कि ये जो एम्नियोजेनिक सेल लेयर है डिराइव फ्रॉम एपीब्लास्ट। बोलना गलत तो नहीं होगा। ठीक है, हॉर्सनस मेम्ब्रेन किससे डिराइव हो रहा है? अभी मैंने आपको बताया, हायोब्लास्ट। ठीक है, अब ये दो जो हमने कैविटी का नाम लिया था वो लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमारी एमनियोटिक कैविटी, ये हमारी प्रिमिटिव योक सैक। मैंने प्रिमिटिव बोला, प्राइमरी नहीं बोला है, प्रिमिटिव अब इस प्रिमिटिव का मतलब ये है कि कुछ फिक्स नहीं है। अभी नई नई लेयर डिराइव हुई है, नई नई लेयर जन्मी है, नया नया कैविटी बनी है, कुछ फिक्स नहीं है अभी। प्रिमिटिव का ये मतलब है। फर्दर ये चेंज होता है डेफिनेटिव योग सैक में, हम आगे देखेंगे इसके डेरिवेशन में, ये फर्दर चेंज हो जाए डेफिनेटिव योग सैक के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अभी प्रिमिटिव नाम चल रहा है। नाम कैसे कैसे चेंज होते जा रहे हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें क्या चेंज होते जा रही है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब गाइज ये जो कैविटीज़ है उनको अब मैं इस शेप में ड्रॉ करूँगा, ऐसे शेप में ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारी हो गई एमनियोटिक कैविटी। ये हमारी हो गई प्रिमिटिव योग सैक। ठीक है, ये हमारी हो गई, लिख भी देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, एमनियोटिक कैविटी सॉरी, ये हमारा प्रिमिटिव योग सैक। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे जो प्रिमिटिव योग सैक है वहाँ से कुछ ना कुछ डेरिवेशन, कुछ ना कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं। वो एक ना एक, अभी देखो देखो ये देखो, हमारी एक्टोडर्म बन चुकी है, हमारी एंडोडर्म भी बन चुकी है सबसे पहले। मीजोडर्म कहाँ है? मीजोडर्म तो अभी बनी नहीं, अब मीजोडर्म बनना शुरू होगी। तो ये ना कुछ चीज़ें रिलीज़ करता है, कुछ ना कुछ डिवाइडिंग सेल या ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करता है, जिससे ना यहाँ पे मेम्ब्रेन फॉर्मेशन शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म या फिर प्राइमरी मीजोडर्म उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कोई पूछा जाए कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म किससे डिराइव हो रहा है? प्राइमरी योग सैक से डिराइव हो रहा है, वो मैं आपको एरो से बता भी दूंगा अभी। तो यहाँ से हमारा जो प्राइमरी योग सैक है उससे हमारे रिलीज़ हो रहे हैं कुछ सेल्स या कुछ ग्रोथ फैक्टर बोल सकते हैं आप, वो रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ से हमारा फॉर्मेशन हो जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का। ये हमारी हो गई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म।
ये पार्ट को आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, टाइम बचेगा। ये हमारी पूरी की पूरी हो गई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। या फिर इसको एक और चीज़ बोलते हैं, प्राइमरी मीजोडर्म, EEM। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं। अब गाइस एक बात और, ये हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, ठीक है, डिराइव इससे हो रही है, प्राइमरी योगसाक से हो रही है। अब ये जो है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगी आगे जाके, सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म एंड स्प्लैक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। मैं नाम लिख लूँगा, पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज़ जस्ट मैं एक और टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको स्प्लैंक्नोप्लूरिक लिखा दिखे, स्प्लैंक्नोप्लूरिक मतलब ऑर्गन या विसरा से चिपका हुआ। जैसे हम एक चीज़ पढ़ते हैं पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, याद है आपको, लंग में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम विसरल प्लूरा होता है जो विसरा से लिंक्ड होता है, फिर प्लूरल कैविटी आती है, फिर हमारा पेराइटल लेयर आती है प्लूरा की, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है, स्प्लैंक्नोप्लूरिक इज जस्ट लाइक विसरल लेयर, क्योंकि हमारा, मैंने आपको अभी टर्म यूज़ किया प्राइमरी योग का, हम GIT के ऑर्गन यहाँ से बहुत सारे डेवलप होते हैं, योग सैक से योग का पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन निकलता है, फर्दर हम उसको एलेंटॉइक कैविटी वगैरह हम वहाँ पे सब देखते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक लेयर अभी आएगी जो होगी स्प्लैंक्नोप्लूरिक। तो मैं आपको जस्ट टर्म क्लियर करना चाहता हूँ, स्प्लैंक्नोप्लूरिक मतलब ऑर्गन के साथ वाला। तो कभी आप भूल जाए कि सोमैटोप्लूरिक कहाँ लोकेटेड था, स्प्लैंक्नोप्लूरिक कहाँ लोकेटेड था, तो याद रखिएगा कि ऑर्गन के साथ जो लेयर चलती है दैट इज स्प्लैंक्नोप्लूरिक, जो फर्दर विसरल लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यही कंसेप्ट है, स्प्लैंक्नोप्लूरिक फर्दर विसरल में कन्वर्ट होती है, इसलिए मैं आपको उसी से लिंक करा के बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी एमनियोटिक कैविटी, ये हमारा है योग सैक। अब गाइस अब ये कन्वर्ट हो चुका है, प्राइमरी प्रिमिटिव योग सैक से कन्वर्ट हो चुका है डेफिनेटिव योग सैक। अब इसका नाम चेंज हो चुका है, अब ये है डेफिनेटिव योग सैक। DYS क्या है, डेफिनेटिव योग सैक, ठीक है। और ये तो हमारी एमनियोटिक कैविटी चली जा रही है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे नोट कीजिएगा, मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ। अब जो चीज़ें डेवलपमेंट चल रही है वो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में डेवलपमेंट चल रहा है। ये ट्यूनिंग फॉर्क नहीं है, सिलोम है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में डेवलप होने वाला सिलोम का नाम क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम या फिर प्रिमिटिव प्राइमरी सिलोम। ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। अब भाई इस टाइप के शेप में बनाने का मतलब समझिएगा
क्या सीलोम यहाँ तक पहुँच पा रहा है? नहीं। तो क्या ये स्पेस एम्प्टी नहीं रह जाएगी? तो क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होगा? नहीं। तो क्या यहाँ पे क्या सीलोम यहाँ पहुँच रहा है? नहीं, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भी यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा है एरिया ऑफ अनडिवाइडेड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। यहीं पे हमारा बनता है अम्बिलिकल कॉर्ड। यहीं से हमारा इसी एरिया में हमारा डेवलप होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। यहीं पे हमारा डेवलप होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। वैसे अभी मैं यूज़ नहीं करना चाहता वाले टर्म्स, पर आपको बता रहा हूँ ये जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है ये हेड की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, और ये हमारे लिम्स की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा? क्रेनियल। और ये कौन सा हो जाएगा? कॉर्डल। जब हम फर्दर थर्ड वीक के लेक्चर पे आएंगे, जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा जनरल एम्ब्रियो का, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा क्रेनियल एंड है, ये हमारा कॉर्डल एंड है, क्योंकि फर्दर ये ओवल शेप में एक छोटा सा ओवल शेप ले लेंगे। ये वो अगले लेक्चर की कहानी है, पर आपको अभी से बता रहा हूँ ये क्रेनियल एंड है, कॉर्डल एंड है। लेबलिंग में अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्रेनियल कॉर्डल एंड को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा क्रेनियल एंड है कौन सा कॉर्डल एंड है। पर आपको बता रहा जब हम थर्ड वीक पढ़ेंगे ट्राइलेमिनार डिसफॉर्मेशन, ट्राइजेमिनार डिसफॉर्मेशन, तब इसको क्रेनियल कॉर्डल बोलेंगे। यहीं से हमारी डेवलप होती है कौन सी? अम्बिलिकल कॉर्ड, इस एरिया से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वैसे एक बात नोट करिएगा, यहाँ पे ना ये एक अलग टाइप के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन चुकी है, ये पूरे एरिया की। ये सीलोम ने इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को दो में डिवाइड कर दिया, और ये पूरी अलग अलग बन चुकी है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। मैंने आपको यही बताया ये कौन सी होगी? विसरा से कनेक्टेड स्प्लैंक्नोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये कौन सी होगी? सोमैटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, ये पार्ट को आप स्पीड में देखिएगा, टाइम बचेगा। ये हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, ये हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है। इस एरिया में मैंने नहीं बनाया, आपको रीज़न पता ही, अनडिवाइडेड एरिया है। ठीक है, अब ये वाला एक एरिया आप देखिएगा, है तो ये पूरा ही स्प्लैंक्नोप्यूरिक, पर मैं आपको जस्ट कंसेप्ट के लिए इसी एरिया को मार्क करके बताऊँ, दिस इज स्प्लैंक्नोप्यूरिक। ये हमारा है स्प्लैंक्नोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और ये क्या है हमारा? सोमैटोप्यूरिक
प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब इसके और बहुत सारे नाम हैं, पेराइटल। और ये एक बात याद रखिएगा, मैंने इसको क्या बोला था, विसरल लेयर्स। ये विसरल लेयर में डिवाइड होता है, तो ये किस में डिवाइड होगा? ऑफकोर्स पेराइटल लेयर में डिवाइड होगा, क्योंकि ऑर्गन से दूर है। ये याद है आपको, एक टाइप की कैविटी ही बन गई। एक बात याद रखिएगा, ये बिल्कुल आप चीज़ें रिलेट कर सकते हैं कि जस्ट अब लंग याद कीजिए। मान लीजिए हमारा लंग है, ये उसके अराउंड का पूरी कैविटी है, ठीक है। ये देखिए लंग है हमारा, ये हमारी है विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, पेराइटल कैविटी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही होता है। तो एक बात याद रखिएगा, ये चीज़ जो इससे लदी हुई है, अब इसको यहाँ से रिलेट करिए। क्या मैं इसको स्प्लैंक्नोप्यूरिक बोल सकता हूँ? बिल्कुल। क्या ये जो कैविटी है जहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे पूरी खाली स्पेस बनाई है, क्या मैं इसको सिलोम बोल सकता हूँ, जो यहाँ का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है? और ये जो लेयर है जो लंग की बाहर है, पेराइटल प्लूरा, क्या मैं उसको सोमैटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोल सकता हूँ? हाँ या ना? बस यही कंसेप्ट से आप रिलेट करेगा, आपको आराम से समझ आ जाएगा। दिस इज़ हमारा पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब इसको एक और चीज़ बोलते हैं, कोरियन प्लेट। क्यों बोलते हैं वो भी आपको बताता हूँ भैया। एक और चीज़ बोलते हैं कोरियन प्लेट एम्ब्रियोनिक, ठीक है। उसी से आप रिलेट करेंगे, आपको आराम से आप लिंक कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। जो हमारे लंग से आप रिलेट करते जाएंगे, ऑफकोर्स ये लंग का डेवलपमेंट नहीं है, बट आप वहाँ से लिंक करेंगे तो आपको ये समझना ईजी नहीं है, क्योंकि वो हमको क्लास 11-12 से पता रहता है, क्लास 11 में पता रहता है हमको, इसलिए, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमनियन एंड कोरियन। बहुत चीज़ें कंफ्यूज करती है, एमनियन क्या होता है, कोरियन क्या होता है, वो भी हम देख लेते हैं। ये है हमारा, सॉरी, ये है हमारा एमनियन। एमनियन आप देखिए, एमनियन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कि यहाँ पे स्प्लैंक्नोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आ रहा है, बिल्कुल। क्या यहाँ पे डीवाई ऐसे डिफरेंशिएटेड योगसैक आ रहा है? बस एमनियन दो चीज़ों से बना है। एक तो हमारा स्प्लैंक्नोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और दूसरा एक बात, यहाँ पे एक बात करिए, ये वाले डीवाई के अंदर कौन से सेल्स होते थे? याद करिए कौन से सेल्स होते थे यहाँ पे। ओह सॉरी, एक सेकेंड, गलत हो गया। एक्चुअली ये एमनियन है, सॉरी गलत हो गया था, माय मिस्टेक। ये हमारा एमनियन है। अब एमनियन के अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। एक तो हमारा ये आ रहा है स्प्लैंक्नोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और एक आ रही है हमारी एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी में आप याद करिए यहाँ पे कौन से सेल होते थे? एमनियोजेनिक सेल्स। याद है आपको एमनियोजेनिक सेल्स? एमनियोजेनिक सेल्स। तो एमनियन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? स्प्लैंक्नोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस एमनियोजेनिक सेल्स, ठीक है। इन चीज़ों से मिलकर बना है। अब गाइस एक बात नोट करिएगा, ये चीज़, ये क्या है? ये हमारा है कोरियन। कोरियन आप देखिए किन किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है। एक तो हमारे ये सोमैटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये क्या है? ये मैं कब से जो रेड बनाते जा रहा हूँ, क्या है? आउटर सेल मास। किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? सोमैटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस हमारा आउटर सेलुलर मास, आउटर सेल मास। तो ये हमारा कोरियन होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट है, व्हाट इंक्लूड्स इन एम्ब्रियन एंड व्हाट इज़ इन कोरियन। ये हमारा एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है, ठीक है।
दिस वन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म किन दो चीज़ों में डिवाइड हुआ? स्प्लैग्नोप्यूरिक एंड सोमेटोप्यूरिक। ठीक है, अब हम देख लेते अप्लाइड, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वीक का अप्लाइड। फर्स्ट वीक बस खुद सोचिए किस टाइप की अबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस हैं। अब खुद सोचिए, एट अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस लेवल में आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है, किस चीज़ के होने के ज़्यादा चांसेस है जो आप सोच सकते हैं मोस्ट कॉमन जो चीज़ है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हमारी मोरुला वाली स्टेज थी या जाइगोट वाली स्टेज थी, ये भले ही यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल में जाके इम्प्लांट हो रहा है, यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये यहाँ पे इम्प्लांट हो सकता था? क्या ये इस एरिया में इम्प्लांट नहीं हो सकता था? क्या ये यहीं पे इम्प्लांट नहीं हो सकता था? क्या ये यहाँ से बाहर जाके इम्प्लांट नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, सबकी पॉसिबिलिटीज़ है। इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन टर्म है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं उसको। फर्स्ट वीक का अप्लाइड क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था? ट्यूबल प्रेगनेंसी। अब ट्यूबल प्रेगनेंसी क्यों दी गई है? क्योंकि मोस्ट कॉमनली फेलोपियन ट्यूब में ही ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की ज़्यादा चांसेस होती है, इसलिए हमने इसको कॉमनली हम फेलोपियन ट्यूब में होती है तो हमने इसका दूसरा नाम ही ट्यूबल प्रेगनेंसी रख दी है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात और, कौन कौन सी साइट्स होती है जहाँ पे जो हमारा जाइगोट है, मोरुला है, वो जाके वहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है और वहाँ पे हमारा पूरा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फीटस फॉर्मेशन हो सकता है। वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारी है फेलोपियन ट्यूब, ये हमारा है, यहाँ पे आप फिमरे हैं, और ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। हो सकता है सबसे पहले, और एक बात, यहाँ पे ओवरी भी बना देते हैं। ये हमारा ओवरी है, ठीक है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है जो हमारा जाइगोट है, एम्ब्रियो है, वो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाए। हो सकता है वो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी, हो सकता है वो यहाँ इम्प्लांट हो जाए, हो सकता है वो यहाँ इम्प्लांट हो जाए, या हो सकता है वो यहाँ इम्प्लांट हो जाए, या यहाँ। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, 6 हैं, ठीक है। अब ये इन पॉसिबिलिटीज़ का नाम क्या है, आप बिल्कुल लोकेशन से बता सकते हैं इनका नाम क्या हो सकता है, ठीक है। ये हमारा फीटस है, एम्ब्रियो है, ठीक है। इसको क्या, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये क्या है हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। फर्स्ट साइट, दिस वन, दिस इज अ ट्यूबल साइट, मतलब फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया। फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया, ये पहली साइड हो गई। दूसरी साइड, ये जस्ट यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब के बीच में हो गया इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, ठीक है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तीसरा, ये नॉर्मल इम्प्लांटेशन, नॉर्मल साइट। ये हमारी एक और साइड हो जाती है, चौथी, लोअर यूटेराइन साइट, मतलब जहाँ पे होनी चाहिए उससे यूट्रस के उसके थोड़ा नीचे चले जाके होता है। ये हमारी है 5वीं साइट, चलो 5वीं इसको कह देते हैं। ये हमारी 5वीं साइड एब्डोमेन में कहीं जाके
ओवरी एब्डोमेन और एब्डोमेन में कहीं जाके एम्ब्रियो हमारा प्लांट हो गया, तो इसको बोलते हैं हम मोस्ट कॉमनली इसको या तो एब्डोमिनल साइड बोल देते हैं या फिर पेरिटोनियल बोल देते हैं। एब्डोमिनल साइड। अब एब्डोमिनल याद रखिए, पेरिटोनियल एक्चुअली ज़्यादा कॉमन, बहुत कम किताबों में पेरिटोनियल लिखा होता है, मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनल साइड ही लिखी होती हैं। ठीक है, ये हमारी छठवीं साइड ओवेरियन, ओवरी के अंदर ही भैया वहीं पे जाके हमारा एम्ब्रियो बस गया, ओवेरियन साइड। तो ये है हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 6 साइड। जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको बताना है कि आप जो नॉर्मल लोकेशन से कहीं भी हट के कहीं भी एम्ब्रियो अगर हमारा इम्प्लांट हो रहा है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी, और आपको ये 6 लोकेशंस बतानी है। एक तो नॉर्मल ही है, पर आपको ये डायग्राम वहाँ पे बनाना है, तब जाके आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। दूसरा हम देखते हैं हमारे सेकेंड वीक का अप्लाइड। इसका अप्लाइड है हाइडेड फॉर्म प्रेगनेंसी या एच मोल प्रेगनेंसी या मोलार प्रेगनेंसी। हाइडेड फॉर्म मोल एच मोल प्रेगनेंसी या फिर मोलार प्रेगनेंसी। अब इसकी एक छोटी सी कहानी है एक्चुअली। जब हम सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर एमबीबीएस में, तो हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह शुरू हो गई हैं। तो हमारी मतलब मेरे जो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, तो मेरी सबसे पहली पोस्टिंग गायनी डिपार्टमेंट में लगी थी। गायनी वार्ड में हम गए थे, तो हमको एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट हमको बस नॉर्मली हमको बोला गया था कि जितने भी एएनसी मतलब जितने भी पीएनसी के केसेस हैं, तो उनकी एएनसी के केसेस हैं उनमें आपको जस्ट नॉर्मल वाइटर्स वगैरह चेक करके रखने हैं। तो वाइटर्स चेक करिए, जो हमको फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता था, पीपी वगैरह वो सब चेक करिए, और आप उनकी टैबलेट्स देखिए कि वो कौन सी टैबलेट ले रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी में हम कौन कौन सी टैबलेट्स देते हैं ये सब। तो हमको क्या हर केस की जो रिपोर्ट होती थी, वो केस की रिपोर्ट हमको मतलब जो केस होता था हिस्ट्री पूरी लिखनी पड़ती थी हमको फॉर्मेट के अंदर, और वो हमको हमारी नोटबुक्स के अंदर नोट करके फिर फर्दर जब हमको मैम वगैरह बुलाती थी जो गायनी, तब वहाँ पे जब एट दैट टाइम जो हेड बैठी रहती हैं वहाँ पे, वो हमको बुलाती हैं, जस्ट हमसे पूछती हैं आपने क्या क्या केसेस वगैरह देखे हैं ऑल दैट। तो जब हमने सब रिपोर्ट सब हमने बना ली हिस्ट्री वगैरह, तो फिर हमको मैम ने बुलाया। तो वहाँ पे हमारा ग्रुप पूरा उनके चेम्बर में गया। वहाँ पे वो मैम पेशेंट्स चेक कर रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स उनका चेम्बर वहीं पे था डिपार्टमेंट के, तो कंटिन्यूस पेशेंट्स चेक कर ही रही थी। तो तब क्या हुआ कि एक पेशेंट आया और उन्होंने कंप्लेन की। ये जस्ट हमारी सेकेंड डे ऑफ गायनी डिपार्टमेंट की पोस्टिंग थी। तो वहाँ पे पेशेंट ने कंप्लेन की थी कि हमको पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेशेंट थे, उन्होंने बोला था हमको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और हमारे जो प्रेगनेंसी टेस्ट था वो भी पॉजिटिव आया था, तो पर दर्द हमको बहुत हो रहा है पेट में। तो मैम ने बोला ठीक है चेक करते, तो फिर उन्होंने चेक किया लिथोडोमी पोजीशन में वगैरह, सर्विक्स को पूरा चेक किया था। तो उन्होंने आके हमको बोला कि दिस इज़ अ केस ऑफ एच मोल प्रेगनेंसी। थोड़ा रेयर केस होता है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ एच मोल प्रेगनेंसी। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे अब उन्होंने हमको जस्ट हमारा जो सेकेंड डे था हमको इतना ऐसा केस देखने को मिल गया। तो उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स प्रेगनेंसी हो जाती है। जो माँ होती है उसको लगता है कि वहाँ पेट में बच्चा है, पर एक्चुअली नहीं होता। वहाँ पे एक्चुअली एबनॉर्मल सिस्टिक मासेस होते हैं। मैम ने बताया था एबनॉर्मल सिस्टिक मासेस होते हैं। और इसका इकलौता ट्रीटमेंट होता है जो हम करते हैं, दैट इज़ सर्जरी। हम पूरा इवैक्यूएट करते हैं, इसको इवैक्यूएट करते हैं। तो जो सिस्टिक मासेस है पूरा ग्रेप्स के गुच्छे की तरह, पूरे बंचेस ऑफ द ग्रेप्स उसके गुच्छे की तरह बाहर आते हैं जब उसको इवैक्यूएट करते हैं। तो और एक्चुअली इसकी दिक्कत क्या होती है कि बीटा एचसीजी टेस्ट इसमें पॉजिटिव आता है। जो बीटा एचसीजी हार्मोन है ना, वो यहाँ पे पॉजिटिव आता है। तो उससे हमको पता चलता है कि प्रेग्नेंट है। और ये होता है, और कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी जैसे पूरे सिम्टम्स दिखते हैं, पर होती नहीं है प्रेगनेंसी, फॉल्स होता है। जो यहाँ पे एम्ब्रियो होता है वो स्टार्टिंग में ज़रूर बनता है एम्ब्रियो, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। पर ट्रोफोब्लास्ट कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाए जिसके कारण ऑब्नॉर्मल सिस्टिक मासेस बन जाते हैं ग्रेप्स के फॉर्मेशन में पूरा। और जब हम उसको इवैक्यूएट करते हैं तो पूरा ग्रेप्स के उसके गुच्छे की तरह निकलते हैं। तो ये जस्ट हमारा एक छोटी सी कहानी थी जो हमारी पोस्टिंग में थी। तो गाइस मेरी आपसे यही एडवाइस है कि
जब भी आपकी पोस्टिंग वगैरह लगे, जब भी आप सेकंड ईयर में जाएंगे अभी तो फर्स्ट ईयर में, तो सारी पोस्टिंग अटेंड करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। भले ही हम ये गायनी में जाके और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम उसका एनाटॉमिकल बेसिस पे जितना भी, और मैं थोड़ा गायनी से भी आपको जो गायनी से भी थोड़ी क्लिनिकल लिंक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपको फ़ोटोज़ हैं ये आपको गायनी में दिखेंगी, कोई आपको फर्स्ट ईयर की जो भी आप एमरियो की किताबें हैं उसमें आपको नहीं मिलेगी ये वाली फ़ोटोज़ है, ये वाली फ़ोटोज़। ये मैं आपको गायनी से लिंक करा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए। तो मेरी आपसे यही सब एडवाइस है कि पोस्टिंग जब भी लगे तो जाइएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। हम कैनुला लगाना सीखते हैं, इंजेक्शंस लेना सीखते हैं, बीपी के लिए ब्लड कैसे कलेक्ट करना है वो सब सीखते हैं। ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, वो हम बेसिकली सीख के तभी जाके हम फर्दर फोर्थ ईयर में सर्जरी और उन सब के जब करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स तो पता हो, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चले कि ये यूज़ करते हैं, ये कैथेटर यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ कैटगट सूचर, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं ऐसा। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। एच मोड प्रेगनेंसी, इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हियर देयर इज़ अ नॉन वायबल फ्यूजन of egg, actually non-viable fetus that can't survive. Here there is a non-viable fetus that can't survive, उसका फॉर्मेशन होता है। Here the trophoblast divide and form placenta, but the fetus can't survive here. But then also the trophoblast divide continuously to form abnormal cystic masses that are like bunch of grapes। ये है आपका नीट पीजी एमसीक्यू, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये पूछा गया नीट पीजी के अंदर, ठीक है। ये होता है। अब एक्चुअली जो हमारी एच मोल प्रेगनेंसी है, जो हमारी चलो मोलार प्रेगनेंसी, ये दो में डिवाइडेड है, कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी एंड पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी। अभी मैं आपको इसका यूसीजी भी दिखाता हूँ, सॉरी यूएसजी भी दिखाता हूँ। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में ट्रोफोब्लास्ट कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो इज़ नॉट फॉर्म, एम्ब्रियो नहीं बनता। यहाँ पे क्या होता है, अ स्मॉल मास ऑफ embryo is formed that die afterwards, जो सर्वाइव नहीं कर पाता है, पर एक छोटा मास तो बनता ही है यहाँ पे एम्ब्रियो का पार्शियल में। यहाँ पे बिल्कुल भी एम्ब्रियो का ना कोई मास ना कोई सेल, कुछ नहीं बनता। ये डिफरेंस होता है कंप्लीट मोलार और पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी में। यहाँ पे हम जो पेशेंट है, मतलब पेशेंट की क्या रहेंगे, मतलब यहाँ पे पेशेंट किस टाइप से प्रेजेंट करेगा, तो एक तो वो रहेगा कि बीटा HCG टेस्ट उसका पॉजिटिव रहेगा। दूसरा ये कि हम उसको, ये तो हो गया, हम उसका ट्रीटमेंट क्या उसको कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसको बोलेंगे कि USG करा लो। USG में हमको दिखेगा स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। मैं आपको बताता हूँ कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस क्या होता है। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस MCQ, क्यू बैंक का MCQ होता है। जो भी आप ऐप सॉल्व कर रहे हैं
उसमें आपको दिखेगा स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। ट्रीटमेंट क्या है इसका? कंप्लीट इवैक्यूएशन। इन यूट्रस। तो ये है हमारा एच मोलर प्रेगनेंसी के बारे में, ये चीज़ें हैं। ये आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी कि यहाँ पे बीटा HCG टेस्ट हमको पॉजिटिव मिलेगा, USG में हमको स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या? कंप्लीट इवैक्यूएशन, सर्जिकल प्रोसीजर है, और ये उसके टाइप्स होते हैं, और बंच ऑफ ग्रेव्स हमको दिखेंगे। अब हम इसका देख लेते हैं कि दिखता कैसा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, चलो मोला प्रेगनेंसी देख लेते हैं। ये हमारी है मोला प्रेगनेंसी का USG है, ये USG है, ठीक है। ये इसको हम सुपीरियर बोलते हैं, इसको हम इन्फीरियर बोलते हैं। रेडियो में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो आपको देख रहे हैं मासेस, जस्ट लाइक ये हमारे ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स, ये हमारा पूरा बंच ऑफ ग्रेप्स, इस मासेस दिख रहे हैं। और ये जो पूरा अपीयरेंस आप देख सकते हैं, ये इस पूरे अपीयरेंस को जस्ट लाइक आपको बहुत जगह स्नोस्टॉर्म बहुत दिखेगा। जब हम PSM में पढ़ते हैं तो PSM में भी हम जब सिलिकोसिस पढ़ते हैं वहाँ पे भी हमको स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस मिलता है। वहाँ पे भी जब हम एक्सरे निकालते हैं वहाँ भी स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस मिलता है। तो बहुत जगह स्नोस्टॉर्म वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। देख सकते हैं पूरा स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस है यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे भी यही देखिए, ये प्लाजेंटा पूरा निकाला गया है, ये पूरा प्लाजेंटा निकाला गया है। अब आप देख सकते हैं छोटे छोटे मासेस आपको दिख रहे होंगे ग्रेप्स की तरह। ये पूरा प्लाजेंटा में ये पूरे ग्रेप्स के सिस्टिक मासेस है, पूरे एम्बेडेड हैं पूरा। ऐसा हमारा हम पूरा प्लाजेंटा ही निकाल देते हैं इवैक्यूएशन के अंदर, तो हमको पूरे ग्रेप्स के दाने की तरह पूरी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। ये पूरा प्लाजेंटा निकाला हुआ है। तो इसमें आप मैं आपको इमेज इसलिए लाया कि आप अप्रिशिएट कीजिए, जो छोटे छोटे मासेस दिख रहे हैं हमको ब्लड के अंदर, ये सारे ग्रेप्स की तरह हैं। ग्रेप्स नहीं है, ग्रेप्स की तरह है, इसलिए इसको हम बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा प्लाजेंटा इवैक्यूएट किया गया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इवैक्यूएटेड, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये भी एक USG स्कैन किया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा सिस्टिक मासेस पूरे हमको दिख रहे हैं यहाँ पे प्लाजेंटा के अंदर। ये उसी एक्चुअली ये वही किया गया है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये हमारा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है H मोल प्रेगनेंसी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, एक चीज़ आप नोट करिएगा, ये हमारा है लेफ्ट ओवरी, ये हमारा है राइट ओवरी, ठीक है। अब गाइस यहाँ से हमारी हो जाती है शुरू, ये पूरा यूट्रस की तरफ फैलोपियन ट्यूब पूरी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे तो पूरी खाली स्पेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मास की ग्रोथ आपको दिख सकती है, ये आप मास की ग्रोथ देख रहे हैं। ये हमारा एम्ब्रियो यहाँ, फीटस यहाँ पे, सॉरी एम्ब्रियो यहाँ पे एम्बेड हो चुका है। एक्चुअली ट्यूबल प्रेगनेंसी का है, आपको लग रहा होगा एम्ब्रियो का है, पर लग रहा होगा कि ये ओवरी में है, पर ओवरी वाला नहीं है, ओवरी वाला केस नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे पूरा फैलोपियन ट्यूब दिखती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये एक्चुअली वहाँ पे एम्बेड है। ये वाला जो केस है ना हमारा, ये वाला केस आपको USG में दिख रहा है। मैंने आपको बोला था मोस्ट कॉमन आपको ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है अबनॉर्मल मास, सॉरी, ये हमारा फीटस है। ये हमारा क्या है, फीटस। और ये किस टाइप की है, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे एम्बेडेड है। ये भी एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का USG स्कैन है, ठीक है।
अब वो यहाँ पे एक चीज़ अलग हो जाती है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, यहाँ पे पूरा सर्विक्स निकलता है, वो अलग बात है, वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो रेडियो में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको बस मैं यहाँ पे दिखाना चाहते थे, ये मास्क मुझे आपको दिखाना है, ये अप्रिशिएट कर लीजिए आप। और यहाँ पे पूरा स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस अप्रिशिएट कर लीजिए, और जस्ट बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह रिजेंबल कर रहा है। अब तब जिस साइंटिस्ट ने, अच्छा तब जिसने भी इसको देखा होगा उसने उसको बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह नाम दिया होगा। जब हम पैथो पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी माइक्रोस्कोपी होती है जो हमको दिखती नहीं है, पर हमको बोलनी पड़ती है कि हाँ वैसा दिख रहा है, कि हाँ भाई क्रम्बल्ड पेपर अपीयरेंस है, या फिर स्मच सेल अपीयरेंस है। वो अलग अलग माइपैथो की बातें होती है, पर हमको वो बोलना पड़ता है कि हाँ वैसा दिख रहा है, तब जिसने जिस अकॉर्डिंग सोचा होगा, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारी जनरल एम्ब्रियो फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है, और इसमें अपने फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक कवर कर लिया। दैट इज़ ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वीक थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसका लेक्चर थोड़ा और ड्यूरेशन उसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।